सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। गाइस, ये जो चैप्टर है इसमें हम एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे और हम हिटलर के जो जुल्म वो लोगों पर करता था उसके बारे में भी कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर के थ्रू समझ में आएगा। ये जो चैप्टर है ये एक रियल लाइफ अकाउंट है एनी फ्रैंक का। अब एनी फ्रैंक कौन है पहले आप ये समझो। एनी फ्रैंक जो है गाइस वो एक टीनेजर थी और शी वॉज अ ज्यू। ठीक है, वो एक जूइश गर्ल थी और हमने क्लास 9th में भी हिटलर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से हिटलर जो है सभी के सभी ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर जो है वहां पे उनको मार दिया करता था। तो एन फ्रैंक जो है वो भी एक ज्यू थी और उनका जो बर्थ हुआ था वो जर्मनी में ही हुआ था। ठीक है, तो इनकी फैमिली भाई जूइश है और जर्मनी में रह रही है। तो वहाँ पे जब हिटलर का इस तरीके से स्टार्ट होता है कि वो जो है जूइश के ऊपर अत्याचार शुरू करता है तो इनके फादर क्या करते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं एम्स्टर्डम में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक हिटलर का कंट्रोल नहीं था तो वो समझदारी करते हैं, वो एम्स्टर्डम शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पूरी फैमिली को लेके सो दैट वो उस अत्याचार से बच पाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब वो एम्स्टर्डम चले जाते हैं कुछ समय बाद हिटलर एम्स्टर्डम को भी कंट्रोल में ले लेता है। तो उनकी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल भरी सिचुएशन आ जाती है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जूइश पीपल को तो वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो है मुलाने की डेट्स देते रहते थे नाजीज। ठीक है, तो फिर एनी फ्रैंक के फादर क्या करते हैं, एनी फ्रैंक की फोटो आप देख सकते हो, ये है एनी फ्रैंक। ठीक है, तो एनी फ्रैंक के फादर क्या करते हैं, उनकी ऑफिस था उसके ऊपर एक ऑफिस के ऊपर एक एटिक बना हुआ था, यानी कि परछत्ती टाइप की जगह थी, वहाँ पे कुछ कमरे थे। तो वो क्या करते हैं जुलाई में जो है आई थिंक सो 1942 की जुलाई के अंदर वो वहाँ जाके रहना शुरू कर देते हैं और हाइडिंग पे जाते हैं। वो बेसिकली हाइडिंग मतलब क्या हुआ कि भाई आसपास के लोगों को पता ना चले, नाजीज को पता ना चले कि वो एक तरीके से भाग गए हो वहाँ से, बट भागने का कोई मौका ही नहीं था उनके पास। और एम्स्टर्डम से कहाँ जाए वो, तो वो अपने ही ऑफिस की बिल्डिंग में छुप जाते हैं। उनके ऑफिस के काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ थे, जो बाकी जो जूइश नहीं थे, वो उनकी हेल्प करते थे। इनफैक्ट उनके साथ में एक और फैमिली उनके साथ हाइडिंग पे गई थी, उनकी बॉस की फैमिली। ये जो है ये एक रियल सिचुएशन है। इसके ऊपर एक बहुत फेमस नॉवल है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। कभी अगर आपको लाइफ में टाइम मिले तो इस नॉवल को ज़रूर पढ़ना, ये मेरी फेवरेट नॉवल है। व्हेन आई वाज इन क्लास 10 तो हमारे को तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पूरी नॉवल थी। अब आपको नॉवल हटा दी गई है बट नॉवल की जगह ये चैप्टर है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और जो है गाइस, क्या मैंने आपको क्या बताया, हाँ वो लोग हाइडिंग पे जाते हैं और एन हाइडिंग में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। एन की एक बहन भी है। ठीक है, तो ये क्या करती थी, इन्होंने डायरी लिखना शुरू करा था एनी ने। ये देखो छोटी सी क्यूट सी हमारी एनी है, ये अभी 12 जून को इनका बर्थडे था। तो ये जो है इनको 12 जून को अपनी बर्थडे पे ही ये एक डायरी मिलती है। ये है एन की असली डायरी। ठीक है, तो ये उनको बर्थडे पे मिलती है 12 जून को। ये डायरी लिखना शुरू करती हैं, जैसे हम में से काफ़ी लोग कई बार डायरी लिखना शुरू करते हैं, तो ये भी अपनी डायरी लिखना शुरू करती हैं। जब ये हाइडिंग पे जाती है ना तो ये डायरी लिखना कंटिन्यू रखती हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब ये लोग हाइडिंग पे होते हैं काफ़ी साल, 1-2 साल तो मतलब ये हाइडिंग पे ही रहते हैं। सोचो आप कि वो 4 कमरों के अंदर बंद होके ये लोग छुप के रहते थे। ठीक है, तो पूरी नॉवल में तो पूरा बता रखा है कि कैसे वहाँ पे वॉशरूम्स भी नहीं हुआ करते थे। जस्ट इमेजिन वो लोग कैसे रहते होंगे। बट क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली खबर पता चल जाती है कि ये लोग वहाँ पे हाइडिंग पे और नाजीज के जो सारे पुलिस होती है, सोल्जर होते हैं, इन्हें उठा के जो है कंसंट्रेशन कैंप में भर्ती कर देते हैं। अब कंसंट्रेशन कैंप में एनी की भी डेथ हो जाती है, एनी की बहन मार्गरेट की भी डेथ हो जाती है, उनकी मदर भी जो है नहीं बचती हैं। सिर्फ और सिर्फ एनी के जो फादर हैं उनका नाम है ओटो फ्रैंक, ये देखो ये बच जाते हैं। तो फिर जब ये बाहर आते हैं तो इन्हें अपनी बेटी की ये डायरी मिलती है और जब वो उसको पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये तो भाई लोगों को जानना चाहिए इस बात को जो हम लोगों के साथ हुआ है और बहुत सारी जूइश फैमिलीज़ के साथ हुआ है। तो वो इस डायरी को जो है क्या करवाते हैं, इसको पब्लिश करवाते हैं। ये ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और अगर आप आज के समय पे बात करोगे तो पता नहीं कितनी ही लैंग्वेजेस में इस डायरी का ट्रांसलेशन हुआ है और ये बेस्ट सेलर नॉवेल्स में से एक है। बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा है और सब कुछ देखा है कि कितना कुछ लोगों को सहना होगा। ठीक है, और साथ ही के साथ आजकल सिर्फ डायरी के जो है नॉवल से नहीं बनती है, काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी है। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी एक मूवी गिवन है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप देख सकते हो। एक सीरीज़ भी बन चुकी है एनी फ्रैंक के ऊपर, तो बहुत बार इसको रिक्रिएट किया गया। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये जानना बहुत ज़रूरी था आपको अगर चैप्टर समझना है हु इज़ एन फ्रैंक रियली। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब एन फ्रैंक को डायरी मिली थी, उन्होंने जब डायरी लिखना शुरुआत करी ना तो क्या सोच के उन्होंने डायरी
डायरी लिखनी शुरू करी थी, ये हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब हम अपने इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से पहले फादर उनके जाते हैं, एम्स्टर्डम शिफ्ट होते हैं, और फिर ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लू मैं आपको दे चुकी हूँ चैप्टर का। तो एन को जो है डायरी मिलती है उनके 12 जून को, उनके बर्थडे को उनकी डायरी मिलती है, उनके 13th बर्थडे पे उनको जो ये डायरी है गाइज वो गिफ्ट में मिलती है। अब जब वो डायरी लिखने स्टार्ट करती है ना, तो बताती हैं वो कि जब मैंने डायरी लिखना शुरू करा था तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था कि मैं डायरी क्यों लिखूं, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने कभी डायरी पहले लिखी नहीं थी। आप भी अगर कभी कुछ ऐसे कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो बंदा एक बार सोचता है, तो उन्हें स्टार्टिंग में बहुत अजीब लग रहा था डायरी लिखना। और सेकेंडली उन्हें डायरी लिखना अजीब भी इसलिए लग रहा था क्योंकि वो कहती हैं कि मैं डायरी लिखूंगी, मैं 13 साल की एक बच्ची हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या उसमें लिखूंगी, आई डोंट थिंक सो आगे चल के मैं उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगी या कोई और उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। और देखो यही बात उनकी कितनी आयरॉनिकल साबित होती है। उन्होंने जब डायरी लिखी थी तो उनको लगता था कि कौन ही पढ़ेगा मेरी इस डायरी को, शायद मैं भी बड़े होकर कभी अपनी इस डायरी को ना पढूं। बट क्या है, आज के समय पे पता नहीं कितने ही लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी डायरी को पढ़ा। वो एक रियल अकाउंट है वो सब जानने के बारे में जो जूइश पीपल के साथ हुआ, ठीक है। तो वो ये सोचती थी, उन्हें काफ़ी अजीब लगा था कि डायरी में क्यों लिखूँ एंड ऑल दैट। बट रियल रीज़न उनका डायरी लिखने का क्या था, वो कहती हैं कि मैंने डायरी लिखने इसलिए शुरू करा बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यानी कि पेपर जो है, आप उसको कुछ भी अपने मन की आपकी जो भी बात चल रही है आप उसे कुछ भी बता सकते हो, वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको ऐसा फील नहीं कराएगा कि आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। जैसे अगर हम किसी इंसान के साथ अपनी बात शेयर करें तो हमें लगता है कि हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो एन ने डायरी लिखना इसलिए शुरू करा था क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं बहुत कई बार परेशान हो जाती हूँ, और कोई भी बात अगर मुझे कहनी है तो उसके लिए मैंने सोचा कि पेपर एक सबसे सही मेरा फ्रेंड रहेगा, उसको मैं बताऊंगी। और फिर वो जस्टिफाई करती है इस बात को कि ऐसा नहीं है कि मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। कहने को मेरे 30 दोस्त हैं, मेरी बड़ी अच्छी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, मेरी बहन है, कज़न्स है, मेरे पूरी मासियाँ हैं, बड़ी अच्छी खासी मेरी फैमिली है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी है। बट ये जो मेरे दोस्त हैं 30 के 30, ये सिर्फ कहने को है। अगर मेरे को अपनी मन की बात करनी हो तो वो मैं उनसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। हमारे साथ भी ऐसे ही कभी होता है कि अंदर हमारे मन में अगर कोई बात होती है तो कई बार हम अपने दोस्तों से भी वो शेयर नहीं कर पाते, हमें लगता है हमें वो जज करेंगे। तो एन भी 13 साल की एक बच्ची है, उनके साथ भी ये सेम था। तो फिर जब उनको अपने बर्थडे पे डायरी मिलती है तो वो सोचती है क्यों ना मैं इसमें ही अपनी सारी बातें जो है, जो मेरे दिन में जो भी चल रहा है वो सब मैं इसको बताना शुरू करूँगी। तो वो डायरी लिखना शुरू करती है ये सोच के। अब जो वो डायरी लिखना शुरू करती है तो ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कि भाई डायरी उठाई और लिखनी शुरू कर दी, नहीं। पहले वो अपनी डायरी को एक नाम देती है, उसका नाम रखती है वो किटी, ठीक है। तो एनी की डायरी का नाम किटी है, 1 मार्क क्वेश्चन है, आप याद रखना। और सिर्फ वो उसमें अपनी डायरी को नाम नहीं बताती है, साथ ही के साथ में वो डायरी लिखने से पहले स्टार्टिंग में अपनी डायरी को अपना एक लाइफ स्केच देती हैं। लाइफ स्केच आपको पता है ना, जब भी आप कोई नॉवल पढ़ते हो तो वहाँ पे ऑथर का लाइफ स्केच होता है कि वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। एन ने भी ऐसे ही करा। एन ने क्या सोचा कि भाई ये डायरी मेरी दोस्त है। अब जब आप अपने दोस्त से मिलोगे पहली बार किसी से तो उसको बताओगे ना, मैं ये हूँ, मेरी मम्मी ऐसे, मेरे पापा ऐसे, नाम ये उनका, और हम लोग यहाँ रहते थे वहाँ रहते थे। ऐसे पहले दोस्त को अपने बारे में बताओगे, फिर वो अपने बारे में बताएगा। ऐसे थोड़ी है कि सीधा बातों पे आ जाओगे, नहीं ना, पहले इंट्रोडक्शन होता है। तो फिर वो जब अपनी दोस्त ही समझ रही थी इस डायरी को, तो पहले वो उस डायरी को पूरा सब कुछ अपने बारे में बताती है। वो क्या बताती है डायरी को अपने बारे में, तो आप ये देख लो। तो वो उन्हें बताती है सबसे पहले अपने फादर के बारे में, और एन अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो बताती है कि उनके फादर 36 ईयर्स के थे, उनका नाम है ऑटो फ्रैंक। जब उनकी मदर से उनकी मैरिज हुई थी, मदर 25 ईयर्स की थी, और मदर का नाम उनका है एडिथ फ्रैंक, ठीक है। तो फादर का नाम ऑटो है, मदर का नाम एडिथ है, ठीक है। फिर उनकी बड़ी बहन है जिसका नाम है मार्गॉट फ्रैंक, और उनका नाम क्या है, एन फ्रैंक। और एन का बर्थडे कब है, 12 जून 1929 को, ठीक है। जब एन बॉर्न हुई थी तो फिर वो कहाँ पे बॉर्न हुई थी गाइस, वो बॉर्न हुई थी फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है। फ्रैंकफर्ट कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनके फादर जो है, उनके बॉर्न होने के 4 साल बाद उनके फादर जो है, समझ लो आप 1933 में हॉलैंड चले जाते हैं। हॉलैंड कहाँ पे है, एम्स्टरडैम में। क्यों गए थे मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हिटलर जो है उसका अत्याचार शुरू हो चुका था जूइश पीपल के ऊपर जर्मनी में। तो इनके फादर चले जाते हैं हॉलैंड कुछ बिजनेस सेटल करने के लिए। तो फादर कब चले जाते हैं, 1933 में चले जाते हैं, और 1933 के सितंबर में ही उनकी मदर भी चली जाती हैं। तो दोनों मम्मी पापा कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं। अब आप सोचोगे दोनों मम्मी पापा हॉलैंड चलेंगे तो बच्चे कहाँ रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चे जो हैं मार्गॉट और एनी जो है उनको उनकी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया जाता है, दादी के पास भेज दिया जाता है, आचेन में। आचेन भी एक जगह है, ठीक है। फिर आचेन में थोड़े समय जो है
है मार्गॉट और एन वहीं रहती हैं। फिर मार्गॉट को भेजा जाता है दिसंबर में हॉलैंड। तो वो पूरी बात बता रही है कि इस तरीके से हम शिफ्ट होके यहाँ हॉलैंड तक पहुँचे हैं। पहले दिसंबर में मार्गॉट को भेज दिया जाता है हॉलैंड, और फरवरी में जाके जब मार्गॉट का बर्थडे था तो एन भी वहाँ चली जाती है। तो आप देखोगे कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए शिफ्ट करना, वहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना था गाइस। जर्मनी से एम्स्टरडैम आना था, वो भी हिटलर के रूल में। तो जस्ट इमेजिन कितनी दिक्कतें सहनी पड़ी होगी। बट उनके फादर ने ये एग्जीक्यूट क्यों करा? सो दैट वो लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी हिटलर आ जाता है, ठीक है। फिर वो कहती है फिर फाइनली हम लोग हॉलैंड शिफ्ट हो जाते हैं और मेरा एडमिशन हो जाता है एक मॉन्टेसरी स्कूल में, यानी कि जो स्कूल होते हैं ना वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाता है। 6 ईयर्स तक वो जो है उसी स्कूल में रहती है, यानी कि 1st क्लास से लेकर 6th क्लास तक वो उसी स्कूल में रहती है। और एन को ना अपने टीचर्स से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अपनी एक 6th क्लास की टीचर के बारे में भी बताया उन्होंने, उनका नाम था मिसेस क्यूपेरिस। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा 6th क्लास वाली टीचर का नाम बताओ, ठीक है, 1 मार्कर में। तो वो मिसेस क्यूपेरिस उनकी 6th क्लास वाली टीचर थी और उनसे उन्हें बहुत प्यार था। तो जब वो उन्हें फेयरवेल करती है ना, यानी कि जब उनको नेक्स्ट स्कूल बदलना था उन्होंने उसके बाद, ठीक है, तो उस समय उन्हें बहुत बुरा लगता है, मतलब कि मुझे अपने टीचर की याद आ गई। ऐसे हमारे साथ होता है 12th में, जब हम अपने टीचर्स को बाय बाय करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा याद आती है अपने टीचर्स की, ठीक है। फिर जो है अब आगे यहाँ पे आप देखो काफ़ी कुछ वो अपनी डायरी को बता चुके हैं। फिर वो अपनी दादी के बारे में बताती हैं डायरी को कि 1941 की समर्स में, ठीक है, समर जून जुलाई का महीना, 1941 की समर में जो उनकी दादी है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उनका होता है ऑपरेशन, एन की दादी का। तो इसलिए जो समर वाला वो जून तक का बर्थडे था ना, एन का बर्थडे जून में आता है, 12 जून को आता है। तो 1941 वाला जो उनका बर्थडे था उसमें उनका कोई सेलिब्रेशन नहीं करा जाता है क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर फाइन उनकी दो दादी है उनकी अनफॉर्चुनेटली डेड भी हो जाती है। तो फिर जो उनका 1942 में जब बर्थडे आता है एनी का, तो वो कहती है कि उस दिन मेरे बर्थडे केक के ऊपर मैंने दादी के लिए एक कैंडल एक्स्ट्रा लिट करी थी। और अभी जो है वो अपनी दादी को बहुत मिस करती हैं, किसी को बताती नहीं है वो, बट वो अपनी दादी को कहीं ना कहीं बहुत मिस करती है। तो अभी उनके मन में एक स्पेस भी है ऐसी कि भाई वो अपनी दादी को भी मिस करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई रियल फ्रेंड भी नहीं है। तभी उन्होंने ये डायरी लिखना शुरू करा है जिससे वो अपनी मन की सारी बातें डायरी को बता पाए, ठीक है। तो ये पूरा उन्होंने, उनकी फैमिली में कौन कौन था, मम्मी पापा बहन, वो खुद, और कौन होगी उनकी दादी। तो सबके बारे में उन्होंने अपनी इस नई दोस्त किटी को बता दिया। अब फाइनली डेट आ जाती है 20 जून 1942। 12 जून को गिफ्ट में मिली थी डायरी, 20 जून की हमें बता रखा है। ये रियल अकाउंट है, रियल डायरी है जो एन ने 20 जून 1942 को इस डायरी में लिखा था। तो चलो पढ़ते हैं। अब आज वो हमें बताएंगे अपने स्कूल का एक दिन, 20 जून 1942 सैटरडे, ठीक है, सैटरडे का दिन है ये। क्या बताती हैं वो बताती हैं कि क्या हो रहा है इनकी क्लास में ना बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और अब रिजल्ट जब आना है तो सारे बच्चे डरे हुए हैं कि भाई पास होंगे या फेल होंगे। पूरी क्लास में बच्चे शर्तें लगा रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। ये एन बताती है कि उन्हें खुद का अपना इतना डर नहीं लग रहा है, वो और उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो पास हो जाएंगी, बस उन्हें मैथ्स में अभी डर लग रहा है कि वो पास होंगी या नहीं होंगी। और वो बताती है कि उनकी क्लास के 2 लड़के हैं, इनका नाम याद रखना, सीएन एंड जैकिस। क्या नाम है? सीएन और जैकिस। ये दोनों जो है सुबह से, ये सोच लो कि एन के डेस्क है जहाँ एन बैठ के, उनके पीछे वाले डेस्क पे ये बैठते होंगे। तो ये दोनों सुबह से बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि शर्तें लगा रहे हैं, पूरी अपनी हॉलीडे वेकेशन की जितनी भी सेविंग्स थी बैटिंग पे लगा रहे हैं कि भाई तू पास होगा या तू पास नहीं होगा। ये कई बार उन्हें बोल भी चुके, अरे बस कर दो, दिमाग खाए जा रहे हो, वो ये बातें कर करके। बट दोनों लड़के चुप नहीं हो रहे हैं, सब ऐसे पूरी क्लास जो है परेशान है कि भाई पास होंगे या नहीं होंगे। तो एन बताती है कि मुझे अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड्स की, यानी कि अपनी और अपनी दोस्तों की ज़्यादा चिंता नहीं है, बस हाँ मैथ्स में मुझे चिंता है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि शायद वो मैथ्स में जो है उनको डर लग रहा है, ठीक है। फिर वो बताती है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ पे कोई भी पास हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल टीचर। तो ये बात आप याद रखना, एन बोलती है टीचर्स के लिए दैट टीचर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। उन्हें लग रहा है कि शायद बच्चे पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। टीचर्स को वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बच्चों का क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो कितने टीचर्स हैं एन के स्कूल में, फिर वो ये भी बताती है। उनके स्कूल में टोटल 9 टीचर्स हैं, ठीक है। अब उन 9 टीचर्स में से उनकी जो मैथ्स के टीचर हैं उनका नाम है मिस्टर कैसिंग, उनसे जो है एन की बिल्कुल भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि एन क्लास में ना बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। एन मैथ्स क्लास में बैठ के गप्पे मारती रहती हैं और जो है ऑब्वियसली मिस्टर कैसिंग बोलेंगे कि बातें मत करो, पढ़ाई करो। तो अब एन हमें एक इंसिडेंट बताती है अपने मैथ्स टीचर के साथ। एक बार क्या होता है, वो ना क्लास में बैठ के बहुत सारी जो है ना बातें कर रही होती हैं। तो जो मिस्टर कैसिंग थे, मैथ्स के टीचर थे, वो उन्हें पनिशमेंट देते। अब पनिशमेंट में ये नहीं कि हैंड रेस करके क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, नहीं, वो उन्हें एक एस्से लिखने को देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं उनको मैथ्स के टीचरों के,
कि तुम्हें एक ऐसे लिखकर लाना है और उसका टॉपिक होता है अ चैटर बॉक्स, यानी कि जो बक बक करते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं, अ चैटर बॉक्स से तुम्हें होमवर्क लिख के लाना है। तो पूरी क्लास में हूटिंग हो जाती है जब एन को ये वाला होमवर्क मिलता है। तो एन कहती है कि मैंने लिख लिया, अपने डायरी में नोट कर लिया, और अगले दिन जब मैं घर पे थी मतलब, तो मेरे को एकदम से वो पेपर दिख गया कि अरे भैया तो मुझे चैटर बॉक्स पे होमवर्क लिखना था। और फिर वो अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, क्योंकि आप अगर देख रहे हो कि इनकी जो डायरी है, ये 13 साल की बच्ची ने जो डायरी लिखी है, ये वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स में से एक है आज की दुनिया में, तो सोचो आप इनकी राइटिंग स्टाइल कितना परफेक्ट होगा। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी डेडिकेशन से सोचा और मैंने बढ़िया तरीके से एस्से लिखा चैटर बॉक्स के ऊपर। वो कहती है कोई और होता ना तो जगह जगह छोड़ छोड़ के, जैसे एग्जाम में आता नहीं है तो हम जगह छोड़ के लिख देते हैं ना, जगह छोड़ के कोई एक पेज भर के लिख देता, नहीं, मैंने पूरी आर्ग्यूमेंट्स जो है लिखी उसके अंदर कि चैटर बॉक्स के ऊपर, ऐसे के ऊपर, और अगले दिन आई हैंडेड इट इन, यानी कि मैंने अपने सर को वो दे दिया एस्से। अब उन्होंने एस्से में लिखा क्या था आप ये देखो। तो उन्होंने उस एस्से में लिखा अपने टीचर को कि वो जो है कोशिश करेंगी कि वो क्लास में डिसिप्लिन में रहे और बातें ना करे, क्योंकि बातें करना अच्छा नहीं है क्लास के अंदर। बट वो कहती हैं कि वो प्रॉमिस नहीं कर सकती है कि वो बातें नहीं करेंगी, क्योंकि बातें करना ना उनका क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट है, वो उन्होंने इनहेरिट करा है अपनी मम्मी से। इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो वो लिखती है कि ये मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है, मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी है वो, तो मैं भी वैसे ही हूँ। तो और आपको तो पता ही है इनहेरिटेड ट्रेट को इंसान खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो जेनेटिक है। तो इसलिए मैं कोशिश भी करूँगी तो मैं कंट्रोल अपनी बातें नहीं कर पाऊँगी। और दूसरा ये भी लिखती है कि जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स तो बातें करेंगे ही ना, और कौन बात करेगा। ऐसे करके वो अपना पूरा ऐसे लिख के उन्हें दे देती है। और उस दिन मिस्टर कैसिंग उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहते, वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसे लिखा है। एन ने कहती है कि हाँ मैं बातें नहीं करूँगी, बट हाँ पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है। मम्मी भी करती है, मैं भी करती हूँ, हम ज़्यादा कुछ इनहेरिटेड ट्रेट में तो साइंटिफिकली प्रूवन है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो भाई मैथ्स वाले टीचर उस दिन उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, एक दिन कुछ भी नहीं कहते हैं, बातें करने देते हैं। और फिर वो अगले दिन क्लास में भी बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, तो सर को आ जाता है गुस्सा, भाई कैसी बच्ची है, दोबारा बातें कर रही है। तो वो एक और लेटर नहीं ऐसे लिखने को दे देते हैं उन्हें। और अब की बार ऐसे का टॉपिक होता है इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ये ऐसे के टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो भाई अब सेकंड ऐसे मिल गया, वो लिखती हैं घर जाके ऐसे, और वो भी दे देती है अपने टीचर को। तो वो पूरी क्लास हैरान है, ठीक है। तो एक दो दिन उन्हें डांट नहीं पिटती है, ठीक है। बट एन आप देख सकते हो कि वो बहुत ज़िद्दी है, ठीक है, उन्हें बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो 2 बार पनिशमेंट मिलने के बाद भी वो दोबारा एक दिन क्लास में बात कर रही होती हैं। तो अब सर जो है क्या उन्हें ऐसे लिखने को देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और अगर तुम्हें सेकंड वाले ऐसे का टॉपिक समझ में नहीं आया, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मतलब, तो इनकॉरिजिबल मतलब होता है ना सुधरने वाला, कोई ऐसा इंसान जो सुधर ही नहीं सकता, उसे कितना भी कुछ कह लो। तो सेकंड टॉपिक ये था। बट तब भी एन नहीं, ऐसा टॉपिक लिखने के बाद भी एन चुप नहीं रहती है, दोबारा बातें करती है क्लास में। तो थर्ड टॉपिक उन्हें मिलता है होमवर्क का, पनिशमेंट का, होमवर्क का, क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब जब एन को ये टॉपिक मिलता है तो पूरी क्लास में भाई हूटिंग शुरू हो जाती है कि भाई अब ये क्या लिखेंगी इस पे। और एन कहती है अब की बार मुझे डर लग गया था, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी जो थी मेरे दिमाग के अंदर, जो आइडियाज़ आने थे इस टॉपिक पे, वो अब एंड हो चुके थे। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि भाई ये चैटर बॉक्स पर मैं और क्या लिखूँ। और सर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मैथ्स के सर हैं वो, कि उन्होंने जानबूझ के तभी ऐसे का टॉपिक दिया था कि एन भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो। तो एन कहती है फिर उस दिन मेरी एक फ्रेंड है साने, उसने मेरी हेल्प करी। उसने कहा कि वो पोएम फॉर्म में, वर्ड्स मतलब पोएम फॉर्म में जो है मुझे मेरा एस्से लिखने में हेल्प करेगी। तो सानी उनकी हेल्प करती है और एन एक बढ़िया सा एस्से लिखती है। वो उस एस्से में क्या लिखती है कि एक ना डक्स की फैमिली थी, बत्तखें होती है ना, बत्तखों की फैमिली थी। उसमें मदर डक थी, फादर डक था और 3 बेबी डकलिंग्स थे। और क्या होता है, क्योंकि वो बेबी डकलिंग्स पूरा दिन चीची चीची करते रहते हैं, तो इसलिए उनके फादर बिटन टू डेथ, यानी कि उनके फादर ने उन्हें मार मार के बिल्कुल, मतलब कि उन बच्चों की डेथ ही हो गई। इतना पीटा उनके फादर ने उन्हें। क्यों पीटा? क्योंकि वो क्वैक क्वैक कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे एक पूरी फनी वे में उसका वर्ड्स बना के अपने टीचर को सुनाया। और उस दिन उनके टीचर बहुत हैप्पी हो जाते हैं और वो उन्हें जो है आगे से उन्होंने उसके बाद वो वाली पोएम सुनने के बाद पनिशमेंट नहीं दी। इनफैक्ट उनको क्लास में अलाउ कर दिया कि तुम बातें कर सकते हो। अब आप इस वाले एस्से का मीनिंग समझो। इस एस्से का मीनिंग ये कहना चाह रही थी वो कि अब छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स क्या करेंगे भाई, क्वैक क्वैक ही तो करेंगे, क्योंकि वो बेबी डकलिंग्स है। तो तुम यहाँ पे उनके फादर गलत लग रहे होंगे क्योंकि उन्होंने क्यों पीटा अपने बच्चों को और मार डाला, क्योंकि वो क्वैक कर रहे थे। क्वैक तो भैया क्वैक क्वैक करेंगे ये बेबी डकलिंग्स।
और एन ये कहना चाह रही थी अपनी टीचर को इनडायरेक्टली कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम तो बात करेंगे ही। तो वो कहती है कि मैंने इस तरीके से ये पोएम लिखी थी। बट वो साथ ही के साथ में इसमें अपने टीचर की भी बहुत तारीफ़ करती है, कहती है थैंक गॉड हमारे मिस्टर केसिंग जो है उन्होंने मेरे इस जोक को ना पॉजिटिव वे में लिया, हेल्दी वे में लिया। ये नहीं कि वो सड़ जाए कि मैं उनका कंपैरिजन कर रही हूँ भैया फादर डकलिंग के साथ कि इस तरीके से वो हमें डांटे, नहीं कह रही हम मिस्टर केसिंग इतने अच्छे हैं, उन्होंने मेरी इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने मुझे क्लास में बातें करने से भी नहीं रोका, और वो ये वाला जो मेरी पोएम थी वो सभी क्लासरूम्स में लेकर गए, बाकी क्लास में जहाँ वो पढ़ाते थे, और सबको वो सुनाई। ठीक है, तो विद दिस ये वाला आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और उन्होंने कहा उसके बाद से मुझे सर ने अलाउ कर दिया टॉक करने को, और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क एनी को नहीं मिला। तो ये देखो एन की कितने हैप्पी डेज थे उनके स्कूल के। और आप सोचो कि कुछ समय बाद इन्हें हाइडिंग पे जाके रहना पड़ा होगा, जहाँ नो स्कूल, घर से बाहर निकलना तो दूर की बात है, खिड़की भी नहीं खोल पाते थे वो लोग हाइडिंग पे। तो ये था एन की लाइफ का एक अकाउंट जो उन्होंने 20 जून को सैटरडे को लिखा था 1942 में, अपने स्कूल की बात बताई थी। अब यहाँ इस वाले चैप्टर से एग्जाम में मिस्टर केसिंग के कैरेक्टर पे कि वो कितने अच्छे टीचर हैं, कैसे उन्होंने एन को समझाने की कोशिश करी और एन की हर बात को उन्होंने पॉजिटिवली लिया, एन का कैरेक्टर, और बहुत क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस की आपको टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट कमेंट देखो इस चैप्टर का जाके, वहाँ आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्लस अगर आपको नोट्स चेक करने हैं तो यहाँ आपको स्टार्टिंग में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखी होगी, वहाँ पे इस चैप्टर के फुल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, सारी मटेरियल गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट। अगर बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, दोनों बुक्स पढ़नी है, लिटरेचर राइटिंग रीडिंग सेक्शन पढ़ना है, तो जाके मेरे चैनल को भी चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।